पाठ क्रमांक 7 राज्य से साम्राज्य। चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। The lions that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather, Chandragupta Maurya, more than 2,300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the Arthashastra. साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। There were several cities in the empire, marked with black dots on the map. These included the capital Patliputra, Taxila, and Ujjain. तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। Taxila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. Merchants, officials and craftspersons probably lived in these cities. साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। In other areas there were villages of farmers and herders. In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. साम्राज्य के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग-अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। People in different parts of the empire spoke different languages. They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. वंश, डायनेस्टी। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with 3 important rulers, Chandragupta, his son Bindusara, and Bindusara's son, Ashoka. जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? The places where inscriptions of Ashoka have been found are marked with red dots. These were included within the empire. Name the countries where Ashokan inscriptions have been found. Which Indian states were outside the empire? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है?
हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. So also they need a larger number of officials who collect taxes. साम्राज्य का प्रशासन, रूलिंग द एम्पायर। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। As the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in villages and towns in the area. जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. Many of these officials were given salaries. संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राजपरिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। Messengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials. And of course the emperor supervised them all, with the help of members of the royal family and senior ministers. मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। There were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as Taxila or Ujjain. Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors. प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागम के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets, and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. नजराना, tribute. जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था।
ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। Unlike taxes, which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things, more or less willingly. राजधानी में सम्राट, the emperor and the capital city. मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभायात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. The occasion on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots, circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। About Patliputra, modern Patna, he wrote, "This is a large and beautiful city. It is surrounded by a massive wall. It has 570 towers and 64 gates. The houses, of 2 and 3 stories, are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds." अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोका, a unique ruler. अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi script. अशोक का कलिंग युद्ध, Ashoka's war in Kalinga. कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्धजनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। Kalinga is the ancient name of coastal Orissa. Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars.
He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। This is what Ashoka declared in one of his inscriptions. 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured, and more than 1 lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die, and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die, or lose their loved ones. That is why I am sad, and have decided to observe Dhamma, and to teach others about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future, so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. Dhamma is the Prakrit word for the Sanskrit term Dharma. रामपुरवा नंदी, द रामपुरवा बुल। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। Look at this finely polished stone sculpture. This was part of a Mauryan pillar found in Rampurva, Bihar, and has now been placed in Rashtrapati Bhavan. It is an example of the skill of the sculptors of the time. अशोक का धम्म क्या था? What was Ashoka's Dhamma? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे।
अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha, chapter 6. There were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions, and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed. Slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So, he appointed officials, known as the Dhamma Mahamatta, who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands, such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka. He built roads, dug wells, and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह-तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगी। People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead, people observe other practices, this would be more fruitful. ये अन्य प्रकार की क्रिया क्या है? What are these other practices? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है, तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। These are being gentle with slaves and servants, respecting one's elders, treating all creatures with compassion, giving gifts to Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or criticize another's. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. Brahmi Lipi, the Brahmi script. आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अक्षर को अलग-अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। Most modern Indian scripts have developed from the Brahmi script over hundreds of years. Here you can see the letter are written in different scripts. कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, some important dates. मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल से पहले, beginning of the Mauryan Empire, more than 2300 years ago. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।